नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं रूपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य IAS अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम जनजातीय शासन व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ेंगे जिसमें हम अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनकी शासन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए और JPSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम पढ़ लिए थे, ये पार्ट 2 है। ठीक है, याद रखिए ये पार्ट 2 है, अन्य जनजातियों की श्रृंखला में ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, आज हम बैगा को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति की अपनी एक जातीय पंचायत होती है जिसमें कुछ लोग मिलके अपनी एक पंचायत का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस पंचायत के प्रमुख को मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुकद्दम। ठीक है, और इसके जो सहायक होते हैं वो सयान होते हैं और सीखे भी होते हैं। ठीक है, याद रखिए इनके जो सहायक हैं वो क्या कहलाते हैं? सयान और सीखे। ठीक है, और इसमें एक संदेशवाहक भी रहता है। ठीक है, जिसको चड़ीदार कहते हैं। चरीदार कहते हैं, याद रखिए चरीदार कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए बैगा में जो पंचायत है उसका जो प्रमुख होता है वो मुकद्दम कहलाता है। ठीक है, सहायक सयाना कहलाता है और संदेशवाहक चारीदार कहलाता है। ठीक है, इतना आप देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। फैक्ट जरूरी है ना। ये देखिए फैक्ट क्या है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह, जो बैगा में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, इसमें मंगनी होता है। इसको याद रखिएगा, मंगनी होता है। ठीक है, विवाह को ये लोग क्या कहते हैं? मंगनी कहते हैं। और बैगा एक ऐसी जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाए जाते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए, और ये जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बताइए। ये जनजाति गढ़वा पलामू के क्षेत्र में पाई जाती हैं और रांची में ज़्यादा पाई जाती है। मतलब गढ़वा पलामू और रांची के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, आप इसको भी आप याद रखिएगा, गढ़वा पलामू और रांची। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लोहरा महली बंजारा। क्या है? लोहरा महली बंजारा। ये एक ऐसी जनजाति है। ठीक है, ये एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे जातीय प्रशासन व्यवस्था पाई ही नहीं जाती है। मतलब इनकी अपनी शासन व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 3 जनजातियां हैं, उनको याद रखिए, लोहरा महली और बंजारा। क्या? लोहरा महली बंजारा। अगर आप लोहरा याद रखेंगे ना, एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप लोहरा को याद रखते हैं, ठीक है, लो से लोहरा, ह से महली और रा से बंजारा। देखिए इसका पहला वर्ड, इसका दूसरा वर्ड, तो इसका में दूसरा वर्ड, और इसका तीसरा वर्ड, तो इसका भी तीसरा वर्ड। ट्रिक है ना, बढ़िया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। लोहरा महली बंजारा में अपनी शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आशा करता हूँ एकदम समझ रहे होंगे। ठीक है, और हर एक आसानी से समझते रहिए। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी ही है। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए बेदिया है। ठीक है, इनको बोलते हैं बेदिया। बेदिया की जो पंचायत होती है, जातीय पंचायत होती है। ठीक है, उसका जो प्रधान होता है उसको महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? महतो, जो पूरे पंचायत का प्रमुख होता है। और इसका जो सहयोगी होता है वो गुड़ैत होता है। गुड़ैत क्या होता है? संदेशवाहक के रूप में भी कार्य करता है और सहायता भी करता है। ठीक है, चलिए, और अंतर्ग्रामीण पंचायत। ठीक है, अब देखिएगा, अंतर्ग्रामीण पंचायत में, ठीक है, उसका निपटारा परगनैत, मतलब उसको अंतर्ग्रामीण पंचायत को परगनैत कहते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है उसको सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सरकार कहते हैं। याद रखिएगा, अंतर्ग्रामीण पंचायत में इसका प्रमुख को क्या कहते हैं? सरकार। ठीक है, चलिए इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए बिरिझिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब बिरिझिया की अपनी पंचायत होती है। उस पंचायत के प्रमुख के क्या कहते हैं? माझी और गद्दी। माझी भी कह सकते हैं, गद्दी भी कह सकते हैं। कहीं कहीं माझी कहते हैं, कहीं कहीं गद्दी कहते हैं इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इनका जो विशेष पद होता है, इनमें एक विशेष पद दिया जाता है। ठीक है, वो एक विशेष आदमी को मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं करटाहा। ठीक है, और करटाहा गांव में से ही किसी एक विशिष्ट आदमी को चुना जाता है जो ईमानदार हो,
ज़्यादा जानकार हो, ठीक है, उसी को चुना जाता है। और इसका जो होता है ना, ये जब अंतिम निर्णय दे देगा ना, उसी निर्णय को माझी या गद्दी लागू करता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिजिया, ठीक है। और इसमें पुजारी जो धार्मिक प्रधान होता है, क्या होता है, धार्मिक प्रधान के रूप में बैगा कार्य करता है। जो गांव में देखा जाए तो शादी विवाह पूजा अनुष्ठान जितना भी कराने का कार्य होगा वो कौन करेगा, बैगा करेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं बेरिजिया जनजाति से, ठीक है। देखिए, यह जनजाति विंध्यवासिनी देवी या फिर चंडी देवी की पूजा करती है। किसकी, विंध्यवासिनी देवी और चंडी देवी की पूजा करती है। किसकी, विंध्यवासिनी और चंडी देवी की पूजा करती है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है, तो बेरिजिया जनजाति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ऐसी जनजाति है जहाँ युवागिरी नहीं पाए जाते हैं, तो बेरिजिया जनजाति, क्योंकि बेरिजिया जनजाति में युवागिरी नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। युवागिरी किस में नहीं पाया जाता, तो बेरिजिया जनजाति की जो पंचायत होती है, ठीक है, और उनकी जो शासन व्यवस्था होती है उसमें प्रमुख गद्दी होता है और विशेष पद कटाहा को दिया जाता है, ठीक है। और पुजारी का काम बैगा करता है। और ये विंध्यवासिनी देवी और चंडी देवी की पूजा करते हैं। और ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें युवागिरी नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या करते हैं, युवागिरी इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। और हड़िया पीना वर्जित है। ये जो जनजाति है हड़िया नहीं पीती है। किसी भी पर्व त्यौहार हो गया, सरहुल हो गया, कहीं भी हो गया, तो ये जनजाति हड़िया का सेवन नहीं करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि संथाल लोग हड़िया पीते हैं ना, जैसे सरहुल के टाइम पे हड़िया जो हड़िया की पूजा करते हैं, हड़िया पीते भी हैं, ठीक है। मालूम एक बार क्या टाइम था कि इसमें एक हड़िया कर भी लगा दिया गया था, जिसको पुचई कर कहते हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने लगाया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पुचई कर किससे संबंधित है, तो हड़िया से, हड़िया पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी को पुचई कर कहा जाता है, ठीक है। उस पर कर लिया जाता था, ठीक। चलिए, कौन लगाया था, अंग्रेज लगाए थे, इसको याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट था, मैं बता दिया। मूल निवास इन लोगों का विंध्य पर्वत है, इसीलिए ये लोग विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, और चंडी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इनका मूल स्थान विंध्य पर्वत, इसलिए विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। याद हो गया, सब यही याद कर लीजिए, ठीक है। घर में ये मत रखिए कि मैं बाद में याद करूँगा, ठीक है। नोट्स भी बनाइए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप PDF लेना है तो PDF आपको PDF कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनजाति जिनकी शासन व्यवस्था पढ़ना है हमें, खरवार। देखिए खरवार की पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है खरवार। खरवार में अपनी पंचायत की जातीय पंचायत पाई जाती है, ठीक है। ये अपनी पंचायत को जातीय पंचायत बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 4 गांव अगर मिल गए तो उस पंचायत को चट्टी पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 गांवों से मिलकर बनी हुई पंचायत को चट्टी पंचायत कहते हैं। अगर 5 गांव से मिलकर बनी पंचायत को पचोरा कहते हैं। और 7 गांव से मिली पंचायत को, मतलब मिलकर बनी पंचायत को सतोरा कहते हैं। याद रखिएगा, 4, 5, 7, ठीक है। और ये सभी गाँव का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है, मुखिया या फिर बैगा, ठीक है। इन सभी गांवों का प्रमुख क्या होता है, मुखिया या बैगा। सतोरा का भी, पचोरा का भी या चट्टी का भी, सबका प्रमुख को मुखिया भी कह सकते हैं और कहीं कहीं बैगा भी कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा 4, 5, 7, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि जातीय पंचायत कितने प्रकार की होती है, पचोरा, छटोरा, सतोरा, अठोरा। तो आपको टिक मारना होगा कि हाँ इसमें क्या होता है, छटोरा नहीं होता है, अठोरा नहीं होता है, बस चट्टी, पचोरा और सतोरा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, इस जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। फैक्ट क्या है कि यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी, नहीं 5वीं नहीं होगा, 5वीं जनजाति कौन है, खड़िया है। याद है, आपको याद है कि कौन है, पहले में संथाल आ जाता है, उरांव दूसरे में, तीसरे में मुंडा, चौथे में हो और 5वीं में खड़िया। तो ये 5वीं जनजाति नहीं है, ये शायद गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। याद रखिए। देखिए सेकंड, देखिए की पॉइंट देखिए, सेकंड में बोलता है कि यह जनजाति अपने सम्मान एवं सत्य वचन और सर्वत्र कुर्बान करती है, मतलब अपने सम्मान के लिए और सत्य वचन के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान करने के लिए अग्रसर रहती है, मतलब हमेशा आगे रहती है। अगर ये किसी को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो इनकी जान भी चली जाए, ये आपकी रक्षा जरूर करेंगे। मतलब ये अपने वचन पे कायम रखते हैं, ठीक है। वचन ही है शासन इन लोग का, ठीक है, समझ रहे ना, बहुत प्रसिद्ध है। अगर ये बोल दी कि ये काम करना है, ये काम होगा, तो ये काम करने के लिए वो लोग अपना जान भी दे सकते हैं, ठीक है।
ये लड़ाकू प्रवृत्ति के भी होते हैं, वीर लड़ाकू प्रवृत्ति के जनजातीय होते हैं। ठीक है, लड़ने में ये कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, अगर कोई भी विरोध हो, कोई भी विरोध का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि यह जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा अपने आप को 18 हजारी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये अपने आप को सूर्यवंशी भी मानते हैं और साथ में 18 हजारे भी मानते हैं। ठीक है, अपने आप को सूर्यवंशी कहेंगे या फिर 18 हजारी कहेंगे। ठीक है, और ये जनजाति द्रविड़ परिवार से आती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसी फैक्ट को लिखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। लिखने को तो मैं बहुत सारा भर देता, पूरा पेज भर सकता था मैं, लेकिन मैं उसी चीज़ को लिखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलता हूँ एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, उतना ही पढ़े जितना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो आप समझ सकते हैं ये क्या है। अपने सम्मान सत्वचन के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। ये लड़ाकू प्रवृत्ति की होती है और ये अपने आप को सूर्यवंशी और 18 हजारी मानती है। और यह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। द्रविड़ परिवार से संबंधित और कौन है? तो उरांव, मालतो, खरवार, ये सब क्या है? द्रविड़ प्रजाति की से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए चेरो। नेक्स्ट स्लाइड में हम चेरो की जनजातीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, क्या है जनजातीय शासन व्यवस्था? तो ये अपने इनकी जो पंचायत होती है उसमें 2 स्तर होता है। ठीक है, इसमें देखिए ग्राम स्तर होता है, जिला स्तर होता है। तो ग्राम स्तर में इसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ग्राम स्तर में इसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि चेरो जनजाति में ग्राम स्तर के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ठीक है, और जिला स्तर में सभापति कहा जाता है। अगर ग्राम स्तर में किसी भी विवाद का निपटारा नहीं होता है तो जिला स्तर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? और इसका जो प्रमुख होगा वो सभापति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सभापति। ठीक है, समझ रहे हैं? अब चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, फैक्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट जरूरी है। देखिए इन जनजातियों का प्रमुख क्षेत्र पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में ये जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। देखिए ये पलामू प्रमंडल है। ठीक है, ये पलामू प्रमंडल है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चेरो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आपको याद होगा मेदिनी राय, ये सब चेरो जनजाति से रिलेटेड सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब याद करिएगा। ठीक है, चेरो लोग यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए इन जनजातियों को 12 हजारी और 13 हजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 हजारी 13 हजारी। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? खरवार को 18 हजारी कहा जाता था। कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं? अगर ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे कि 12 हज़ार 13 हज़ार और 18 हज़ार किसको कहा जाता है, तब कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? यही कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए आपको याद रखना है खरवार को 18 हजारी कहा जाता है और चेरो को 12 हजारी और 13 हजारी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए आप और पढ़िए और बताइए, समझे आप? चलिए अब देखिए, यह जनजाति स्वयं को 54 ऋषि का वंशज कहती है। अपने आप को क्या कहती है? ये बोलती है कि मैं 54 ऋषि की वंशज हूँ। ठीक है, यह जनजाति बोलती है कि हम लोग 54 ऋषि के वंशज हैं। ठीक है, और ये जनजाति कभी भी जंगल में रहना पसंद ही नहीं करती है। ठीक है, ये कभी जंगल में रहना अपने आप को पसंद नहीं करती है। ये बाहर रहती हैं, शहर में रहती हैं, नगर में रहती हैं। ठीक है, ठीक है, और ये घूम के रहना भी पसंद नहीं करती, ये अस्थायी जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके में बधू मूल्य होता है, बधू मूल्य का दस्तूरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट को रट जाना है, याद नहीं हो रहा रट जाइए, 2-3 बार देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट हो गया। ग्राम स्तर और जिला स्तर में, ग्राम स्तर को मुखिया कहते हैं, जिला स्तर में सभापति। अगर यहाँ पे विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो जिला स्तर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जनजाति कौन है? चलिए नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये देख लीजिए, चाणक्य IAS एकेडमी के द्वारा ठीक है फ्री मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। JPSC की जो तैयारी करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, वो अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं, यहाँ के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और ये 23 अप्रैल से स्टार्ट है और डेली संडे को होता है। डेली संडे को होता है। कहाँ होता है? तो ये ब्रांच लालपुर में। ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है अभी और कुछ दिनों में ऑनलाइन भी होगा। ठीक है, ऑफलाइन होता है। आप आइए, यहाँ पे पेपर 1 JPSC का पेपर 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम होता है। 200 मार्क्स। ठीक है, आइए और एग्ज़ाम दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सेट किए जाते हैं और इसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम चैनल है चाणक्य IAS एकेडमी का, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाएंगे, जैसे करंट अफेयर मिल जाएगा आपको, इरोटेरियल मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, फ्री में मिल रहा है आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है, 20 फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, आइए, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं कल आपके साथ पार्ट तीसरे में, ठीक है। जनजातीय का पार्ट तीसरा कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।